गुजरात के बारे में कुछ विशेष बातें बताता हूँ। 1178 में मोहम्मद गजनी के बाद उसी रास्ते से मोहम्मद गोरी भी गुजरात पे आया था। उस समय गोवा की राजकन्या का विवाह गुजरात के राजा से हुआ था। गुजरात के राजा के स्वर्गवास होने के बाद और बेटा छोटा था तब महारानी नायकी देवी देश को संभाल रही थी और उस समय मोहम्मद गोरी सेना लेकर अफगानिस्तान से भारत की ओर कूच पड़ा। लेकिन नायकी देवी ने अपने बच्चे को संभालते हुए युद्ध लड़ा और मोहम्मद गोरी को मार करके यहाँ से खदेड़ करके भगा दिया। यह बात इतिहास में कोई बताता नहीं है। बाद में नायकी देवी की जो पहली बेटी थी उसका विवाह होने के बाद वो राजस्थान चित्तौड़ में राजकुमार वहाँ की रानी बनी। वहाँ के राजा के स्वर्गवास होने के बाद और बेटा छोटा था तब कुरमा देवी राज्य संभाल रही थी। तब मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान पर बदला लेने के लिए आया तो कुरमा देवी ने उनको भी हराया और भगा दिया। ऐसे वीरांगनाओं का स्थान है हमारा गुजरात। आधुनिक एक उदाहरण बताता हूँ। 1939 से 45 तक द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था हिटलर ने और रशिया ने, और उनका यही था कि वहाँ के जितने भी यहूदी है सबको नरसंहार करना। उस समय जो पोप थे, पोप का आदेश था, पोप पायस, कि यहूदियों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको कुचल देना चाहिए। तो उसके लिए गैस चैम्बर बनाया था, उसमें सबको मारने वाले थे। जैसे पोलैंड हार गई तो पोलैंड के लाखों यहूदियों को पता चला कि अभी हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक जहाज में बच्चों को, जहाज और कुछ महिलाओं को यानी माताओं को जहाज में बिठाकर भेज दिया कि कहीं भी जाओ दुनिया में शरणार्थी के नाते, ताकि हमारे वंश बच जाएंगे। वे वहाँ से फ्रांस में, इंग्लैंड में और यूरोप के कई देशों में भीख मांग रहे थे कि हमको जगह दो, हमको पानी दो, हमको रहने के लिए जगह दो, तो किसी ने नहीं दिया। वहाँ से वो लोग अरब देशों में आए, वहाँ भी सब लोगों ने धक्का मार के भगा दिया। तो वे बम्बई आए तो ईस्ट इंडिया उस समय की जो भारत की ब्रिटिश राज्य थी, उन्होंने बोला कि आप हमारे देश में मत आइए, निकल जाइए। तब जामनगर के जो राजा थे जाम साहेब दिग्विजय, उनको ये पता चला तो वो तुरंत उस जहाज को जामनगर में बुला लिया और यहाँ से द्वारका से उनको जामनगर में अपने राजमहल में लाया। जब ब्रिटिश लोगों ने बताया कि इनको छोड़ दो, इनको वापस उनके देश में भेज दो, तो इन्होंने बोला कि ये वो देश के वासी नहीं, वो मेरे देश के प्रजा है, मेरे बच्चे हैं। उसने एक पंडित को बुलाया, सब लोगों को उसने गोद ले लिया और ये बताया कि ये तो मेरे परिवार के हैं और इनको रहने के लिए मैं एक राजमहल दे रहा हूँ। उस राजमहल में उनको, बच्चों को महायुद्ध समाप्त होने तक लगभग 6 साल तक वहीं रखा और बाद में ये लोग पोलैंड गए। तो ऐसे हमने शरणार्थियों को, गुजरात में पारसी लोग शरणार्थी करके आए। दुनिया का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है कि शरणार्थियों को हम कितने इज्जत के साथ रखते हैं। वैसे यहूदियों को भी हमने यहाँ शरणार्थियों को भी गोद लिया और उनको उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म का ही शिक्षा दिया, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, वापस गए। इसलिए पोलैंड में वहाँ बड़े बड़े इनके नाम पर स्कूल्स चलते हैं, इनके नाम पर वहाँ एक चौक है। वे लोग जाम साहेब दिग्विजय को नहीं भूले, प्रतिवर्ष भारत में आते हैं और अभी जो भी वर्तमान में जो राजा होंगे उनको बताने के लिए कि आपके दादाजी ने हमारे लिए बहुत सेवा की थी, इसलिए हम कृतज्ञ हैं। इस प्रकार से और भी कई गुजरात की विशेष बातें हैं। बाद में कभी एक बार गुजरात की महिमा, गरवी गुजरात के ऊपर हम विषय रखेंगे। भारत के भी एक दो बातें बताता हूँ। आज का भारत, ये जो नया भारत है, वो बहुत ही अद्भुत भारत है। चंद्रयान, मंगलयान, हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम है कि पहले ही बार सीधा चंद्रमा पे और मंगल पे पहुंचने वाले एकमेव देश यानी भारत। फिर अग्नि-5 हमारा जो है वह एक मिसाइल है जो चीन के किसी भी गांव को मार सकता है। तो सारे चीन को हमने अपने अग्नि-5 से
घेर लिया है। भारत में एकमेव देश है जिसने एक रॉकेट पर 104 सैटेलाइट एक साथ भेजा। दूसरे क्रमांक पर रशिया है, तो केवल 37 सैटेलाइट भेज सका है। और चीन और अमेरिका और रूस तो बहुत ही पीछे है। रूस तो 37 में है, बाकी लोग और भी बहुत पीछे है, फ्रांस और इंग्लैंड है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि उरी और पुलवामा में जब पाकिस्तान ने घुसपैठियों भेजकर हमारे लोगों को मारा, तो हम भी उनके देश के अंदर घुस घुस कर उनको मारा। 7 बंकर उड़ा दिए थे और बदले में 325 से भी अधिक टेररिस्ट को हमने मार दिया। तो ये एक नया भारत है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब अपना जो विषय है, मेगा चेंजेस ड्यू टू कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस अभी आया है, वैसे ही अगले साल आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार आने वाला है। और तेजी से जो हमारे आंखों के सामने ही जो 3 4 5 सालों में बदल हुआ है, वह है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसके कारण सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंटरनेट ईमेल आ गया है। कंप्यूटर से जो जो काम कर सकते हो वो सब आप मोबाइल में कर सकते हो। इतना आ गई है। तो आने वाले दिनों में यह कोरोना के साथ साथ जितने भी वायरस आएंगे उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है, यह विषय थोड़ा बताता हूँ। पहले कोरोना के बारे में सोचेंगे तो हमने देखा है कि दुनिया के अनेक प्रधानमंत्री एक दूसरे से जब मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, शेक हैंड नहीं करते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलने गया और दोनों बात कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर। ये मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो। तो हिंदू संस्कृति 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि विश्व में योग के लिए एक दिवस चाहिए। तो 21 जून आ ही गया, दुनिया भर में अब योग दिवस मनाया जाता है। अब नमस्ते के लिए यूनाइटेड नेशन उनको जाना नहीं पड़ा। कोरोना ने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूं, दुनिया के लोग अब नमस्ते करेंगे। अब बड़े बड़े परिवर्तन किस में आएंगे? एक तो है कि खाने पीने में। चीन से ये शुरू हुआ है, इसको लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं, चाइनीज वायरस भी कहते हैं। चीन के लोग, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जो भी चलता है उसमें से मनुष्य को और कार और ट्रक को छोड़कर सब कुछ वो खा जाते हैं। पानी के अंदर जो भी तैरता है उसमें पनडुब्बी को छोड़कर सब कुछ वो खाते हैं। हवा में जो भी उड़ता है उसमें हवाई जहाज को छोड़कर सब कुछ खाते हैं। अब समझ में आया है कि ये सब चीज़ें खाने से, खास करके उन्होंने चीन में एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बीएटी बैट, एक वो भी एक प्राणी है, चमगादड़ कहते हैं हिंदी में, पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं। उसे खाने के कारण ये सारा वायरस फैल गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन चीन को मालूम था कि वायरस आया है और चीन ने वहाँ के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर दबाव डाला, शायद उनको यातनाएं भी दी होगी कि ये विषय बाहर नहीं बताना, इसलिए WHO बता नहीं पाया। और चीन के अंदर क्या होता है पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि आज भी लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोज मर रहे हैं, फिर भी बाहर नहीं बताया जाता है। तो चीन से ये शुरू हुआ, वुहान से, अब वुहान से और अनेक शहरों में ये फैल गया है। अब यह जो कोरोना के कारण चीनी लोग अब सोचेंगे कि भाई ये सब खाना अच्छा है क्या? बाकी लोग भी सोचेंगे। भारत में तो सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा गया है, और किसने कब किस ऋतु में क्या खाना चाहिए सब हमारे यहाँ बताया गया है आयुर्वेद में। अब लोग, दुनिया भर के लोग हमारे आयुर्वेद पढ़ना शुरू करेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन शैली बदलेंगे। दूसरा है, आजकल सब स्कूल बंद है। हांगकांग में बहुत दिनों से, इसके पहले 1 साल से ही, कि वे चीन के दबाव से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे कि चीन मनमानी कर रहा है, हमारा देश है हांगकांग, इस पे चीन का हुकूमत नहीं चलेगा। इसलिए वो लोग 1 साल से वहाँ स्कूल बंद है, तो वहाँ के लोग इंटरनेट के माध्यम से सबको सिखाते हैं। तो अब एजुकेशन भारत में भी अब 1 महीने से बंद है, तो बहुत सारे लोग
म्यूजिक क्लासेस, फिर भरतनाट्यम के क्लासेस, यहाँ तक के स्कूल के क्लासेस भी इंटरनेट के माध्यम से अब शुरू हो गया है। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा आने वाले दिनों में लोग इसी के लिए यूज टू, इस नई शैली पर वो लोग ध्यान देंगे। जब शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से जाता है तो दुनिया का बहुत प्रसिद्ध आईआईटी का कोई बड़ा एक साइंटिस्ट का भी भाषण छोटे से गांव में, साबरकांठा के गांव का भी एक विद्यार्थी सुन सकता है, उसको प्रश्न भी पूछ सकता है। तो इसके कारण शिक्षा का दर्जा भारत में बहुत ऊंचा हो जाएगा और इसके कॉस्ट इफेक्टिव, उसका बहुत खर्चा नहीं होगा। और इस प्रकार के जो स्कूल चलेंगे उसमें फिर कैपिटेशन फी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं रहेगी। तो सामाजिक समरसता इसके माध्यम से बहुत तेजी से आएगी। दूसरा है, सब लोग घर में बैठे हैं, प्रवास नहीं कर रहे, प्रवास करने की जरूरत नहीं, घर में बैठे भी ऑफिस का काम हो रहा है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरह से बदल जाएगी। इसके कारण बहुत सारे लोग ये सीख जाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों को भी पता चल गया कि घर में बैठ के काम कर सकते हैं, तो हमारा खर्चा है बहुत कम हो जाएगा। तो बड़े बड़े होटल वाले भी छोटे हो जाएंगे और होटल वाले डाइवर्सिफाई करेंगे, उसको आधा वो हॉस्पिटल बना देंगे, दूसरा कुछ करेंगे इस प्रकार से। फिर स्वास्थ्य के में भी योगासन आ गया है, नमस्ते आ गया है, किसी को हाथ नहीं लगाना और अच्छा खाना खाना चाहिए। ये सब जब आया है तो उसके साथ साथ प्राणायाम भी आएगा, मेडिटेशन भी आएगा, जीवन शैली बदलेगी। आजकल न्यूज़पेपर वाला आता नहीं है डालने के लिए और न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से अंग्रेजी चैनल इतने सक्षम है कि न्यूज़पेपर वाला तो 24 घंटे पहले क्या हुआ वही बता सकता है और अगला न्यूज़ 24 घंटे के बाद ही बताएगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाले हर 5-10 मिनट में जो भी कुछ नई बात आती है बता देते हैं, इसलिए धीरे धीरे न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, खास करके अंग्रेजी न्यूज़पेपर बहुत ही कम हो जाएगा। फिर अनेक देशों ने यह नियम बनाया है कि जैसे भारत सरकार ने कहा कि भारत के आसपास के देशों से जो भी माल भारत के अंदर आता है उसके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखने वाले हैं। कहने की बात है कि चीन से सामान हम नहीं लेंगे और लोगों के अंदर गुस्सा तो चीन के प्रति बहुत है। तो जापान ने और कोरिया ने तो ये कह दिया कि जितने भी फैक्ट्री हमारे चीन में है सबको बाहर निकालो। तो अब 1000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से बाहर निकलकर वो सोचे हैं कि हम भारत में, वियतनाम में, बांग्लादेश में हम फैक्ट्री डालेंगे। उनके लिए भारत ज़्यादा अनुकूल है, इसलिए कि जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे भारत में उसमें आधा से ज़्यादा तो भारत के लोग ही खरीद लेंगे, इसलिए आपको विदेशी मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वियतनाम और बांग्लादेश में खरीदने वालों की ताकत और खरीदने वालों की संख्या कम है, भारत में संख्या भी है, ताकत भी है, इसलिए भारत में फैक्ट्री डालना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ तक कि जापान ने यह भी कह दिया है कि जो भी चीन का फैक्ट्री निकालकर किसी भी देश में लाएगा उसको हम 2 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया देने वाले, 2 बिलियन डॉलर, उससे भी ज़्यादा भी दे देंगे आगे चलकर। अमेरिका में एक डॉक्टर मधुसूदन है, उन्होंने दिन रात वहाँ के लोगों के लिए सेवा की है। ये वैसे मैसूर की बहन जी है, तो एक दिन उनको बताया गया कि आप अपने घर के सामने खड़े रहिए और हमारे गांव के, ये विंडसर नाम के गांव की है, साउथ विंडसर, कि 100 लोग, उसमें एम्बुलेंस वाले, उसमें पुलिस वाले, उसमें सामान्य प्रजा, सब लोग आपको सल्यूट मारने वाले हैं। और हम वीडियो में देख सकते हैं कि 100 लोग गाड़ी लेकर आए थे, उनके घर के सामने 1 मिनट रुकते थे, हॉर्न बजाते थे और हाथ दिखाते थे और फिर आगे जाते थे। भारतीय लोग प्रोफेशनल दुनिया में कहीं भी गए लोगों का दिल जीत रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। फिर मोदी जी के कारण हम घर में बैठे हैं, तो पुराना एक गीत ऐसे थोड़ा सा बदल गया है, हम सब अपने कमरे में बंद हो और चाबी मोदी के हाथ में हो। अब इन दिनों में हमने क्या करना चाहिए, तो अपनी इम्यूनिटी, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। अब बूस्टिंग द इम्यूनिटी कैसे हो सकता है, तो व्यायाम करते रहना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। हमारी एक बहन जी है, वो प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करती है, उस अग्निहोत्र में भी 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करने से भी वातावरण बहुत ही अनुकूल हो जाता है और इससे ताकत मिलती है, आपके शक्ति मिलती है लड़ने की। वैसे ही पानी ज़्यादा पीते रहना और
खास करके गुजराती लोग तो ढोकला खाते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड है। और लड़ने की ताकत B12 और बी कॉम्प्लेक्स केवल ढोकला में बनता और इडली में बनता है, फर्मेंटेड फूड में ही होता है। अच्छी तरह से सोना चाहिए और शरीर ने गुस्से को कम करो। और तालियां ऐसे ऐसे जो बजाते हैं, रोज तालियां बजाइए, इससे बहुत ताकत बढ़ती है। और एक है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिंग मुद्रा, इंटरनेट में जाकर देख लीजिए ये हाथ को कैसे मोड़ना चाहिए, और लिंग मुद्रा, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। अब हमने कुछ बातें देखी है, कोरोना सी से शुरू होता है, तो 5 C आपके सामने रखता हूँ। एक है चैरिटी। टाटा कंपनी ने कहा, टाटा जी है, टाटा है, रतन टाटा है, टाटा सन्स है, ये सब लोग मिलकर 1500 करोड़ रुपया इस कोरोना से लड़ने के लिए वो खर्चा करने वाले हैं। दूसरा है कंपैशन। तो एक भिखारी, उसने भी बहुत कुछ जो सेविंग्स किया था भीख मांगकर, उसे उसने प्रधानमंत्री के कोष में जमा किया है। तीसरा है कंसंट्रेशन, वह भी C से होता है। आज देखते हैं कि डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, ये सब घर गए बिना दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, इनको मैं नमन करता हूँ। चौथा है कैरेक्टर। हम हिंदुओं का कैरेक्टर देखिए, बाकी लोगों का भी आप सोचिए। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर को एक स्कूल में रखा, उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश के भी थे। तो ये लोग को जब राजस्थान में रखा था, तो स्कूल पुराना था, तो उन्होंने देखा कि स्कूल बहुत ही खराब है, और वहाँ के सरपंच को कहा कि आप हमको थोड़ा सा पेंट दीजिए, और पूरे स्कूल को उन्होंने पेंटिंग करके एकदम चमक कर दिया। लोगों ने बोला कि आपको हम पैसा देंगे। बोले कि कैसे पैसा, आप रोज खाना खिलाते हो, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये माइग्रेंट वर्कर, ये लोग भी कैसे हिंदू अपनी बात बताते हैं, उसका चरित्र दिखता है इसमें से। फिर करेज चाहिए। गांव गांव में, घर घर में जाकर हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, ये स्वयंसेवी कार्यकर्ता घर घर जाकर जो कोरोना पेशेंट है उनको जाकर मिलना और उनको दवा देना, ये सामान्य बात नहीं, इसमें कितनी हिम्मत चाहिए वो भी दिखाया है। अब चीन के बारे में है कि चाइना से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, और वहाँ भी बढ़ रहा है। वुहान से हरबिन तक चले गया है, ये इपोक टाइम्स में आपको मिलेगा। फिर उन्होंने बहुत सारे जो चाइनीज किट्स अलग अलग देशों को दिया, भारत को भी दिया, उसमें भी चीटिंग है, उसमें भी वायरस इन्फेक्शन है, और उसमें भी काम नहीं कर रहा है वो मशीन, 5% भी ठीक नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम भी वापस कर रहे हैं, बहुत सारे देशों ने वापस किया है। और साउथ कोरिया का ये है कि वहाँ बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट में बाहर से उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा है कि चाइनीज लोग अंदर नहीं आना चाहिए, नो चाइनीज, ये साइन बोर्ड सब जगह पे दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड में वहाँ की महारानी वृद्ध होने के कारण वो अस्पताल में है, उनका बेटा युवराज चार्ल्स, उसको भी कोरोना हो गया है, वो भी हॉस्पिटल में है। और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वे तो आईसीयू में है, अभी अभी आईसीयू से बाहर निकले हैं वो भी। तो फिर देश चलाएगा कौन? तो देश चलाने वाले 2 भारतीय है, उसमें एक तो गुजरात की है, गुजरात की प्रीति पटेल वहाँ की होम मिनिस्टर है, और वहाँ का ऋषि सुनक जो हमारे इन्फोसिस नारायण मूर्ति के दामाद है। ये ऋषि सुनक वैसे पंजाबी भाषिक है, वह वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। आप जानते हो कि इस संकट की घड़ी में 2 महत्वपूर्ण जो खाता है, एक है होम मिनिस्ट्री और दूसरा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये दोनों ही भारतीय चला रहे हैं। बहुत ही जल्दी इनमें से कोई वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा, जैसे कोरोना ठीक होगा इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। और आपने देखा होगा कि यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि यूरोप के लोगों ने ये टीबी वैक्सीनेशन हम जो बचपन में लगाते हैं लगाते, टीका नहीं लगाते थे, लेकिन एक अपवाद है कि पोर्चुगल देश टीका लगाता है, वहाँ अनिवार्य है बच्चों के लिए, तो वहाँ कोरोना नहीं हुआ है। उसके बगल में स्पेन है, स्पेन में तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी कम संख्या है, इसका एक कारण शायद यह हो सकता है। दिल्ली के डॉक्टरों ने रिसर्च किया है और उसमें से उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी, उसके कारण इसका कुछ उत्तर निकल सकता है, ऐसे समझ में आता है। ऑक्सफोर्ड में भी रिसर्च हो रहा है।
अभी देखिए, लोग ऑयल खरीद नहीं रहे, इसलिए क्रूड ऑयल प्राइस अमेरिका में धीरे से ढाम से गिर गई। वहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं, तो वो बोलते हैं कि अब विदेश के लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे, वो वापस चले जाए। तो अब मैं ये कोरोना के साथ दूसरा कुछ विषय है वो मैं आपको साथ में रखना चाहता हूँ। एक है कि कोरोना में बताया कि डिस्टेंस रखो, किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ। तो अब लोगों को डर है कि मोबाइल में भी टच स्क्रीन को हाथ लगाए कि नहीं लगाए, तो बहुत जल्दी ही टच स्क्रीन निकल जाएगी। और जब टच स्क्रीन के बगैर तो आप कैसे काम करेंगे? केवल आप बोलते जाइए, वो काम करेगा। हमको मालूम है कि स्पीच ऑडियो से भी काम करता है। उसको आपने इतना ही बोल दिया कि तेजस भाई को फ़ोन लगाओ तो लगा देता है, मिलन भाई को फ़ोन लगाओ तो लगा देता है। तो इसके कारण ये और भी आगे काम में आएगा आपका ऑडियो स्पीच। तो इसमें एक मुश्किल ये है कि अनेक विषयों को आप केवल बोलते जाएंगे और टाइप करते जाएगा, तो नो गॉड अगर मैं कहूँ तो KNOW नो और GOD गॉड होगा, या NO नो और गॉड होगा, मालूम नहीं। तो दोनों में अर्थ बहुत विपरीत हो जाते हैं। तो संस्कृत भाषा बहुत तेजी से दुनिया में आएगी। जब 5G और 6G आएगा तो सभी दुनिया के आधे लोग संस्कृत में भाषण करेंगे, बातचीत करेंगे। संस्कृत भाषा ही ऑडियो स्क्रिप्ट के लिए अच्छा है, तो ये भी आने वाला है। फिर अभी हम चलते हैं कि पेट्रोल जब इलेक्ट्रिक कार आएगी तो क्या होगा। हमने देखा है कि पिछले 30 साल के अंदर जब डेमोक्रेसी आई, इंडोनेशिया में चुनाव वगैरह हुए, वहाँ सुकर्णो मेघवती जीत कर आ गई, उसके बाद भी कई प्रधानमंत्री जीत कर आए। तो वहाँ इस 30 साल के अंदर ये 10 लाख मुसलमान स्वेच्छा से हिंदू बन गए हैं। वहाँ कोई शंकराचार्य नहीं गया, कोई भारत के धर्माचार्य नहीं गए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम वापस हिंदू धर्म में जा रहे हैं। जो तलवार लटकी हुई थी कि धर्म इस्लाम से जाओगे तो आपको मार देंगे, धर्म निकल गया, ये तलवार निकल गया। डेमोक्रेसी में ऐसा कानून नहीं हो सकता है। तो 10 लाख मुसलमान हिंदू बन गए हैं। यही बात होने वाली है सऊदी अरेबिया में, अरब देशों में और ईरान के ईरानी लोगों में। ईरान के पूर्वज जो थे वो पारसी थे, और जैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिक कार आने लगेगी, पेट्रोल खरीदने वाले नहीं होंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी। यह समझकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी ने बताया कि भारत का एक भव्य मंदिर यहाँ बनाइए। अयोध्या में कब मंदिर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन अबू धाबी में एक भव्य मंदिर अगले साल तक तैयार हो जाएगा, ये दिखाई देता है। सऊदी अरेबिया में भी महिलाओं को वहाँ के बड़े बड़े होटल में जाने के लिए, मॉल में जाने के लिए, थिएटर में जाने के लिए अनुमति है। बुर्का पहनना जरूरी नहीं है। इसके अलावा वहाँ महिलाएं कार भी चला सकती है। तो दूसरा हमने एक देखा होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी के सुल्तान वहाँ के लोगों से बातचीत, मंच पे आके भाषण देते समय उन्होंने जय सिया राम से अपना वक्तव्य शुरू किया और आखिरी में फिर से जय सिया राम कहा। वहाँ बस परिवर्तन आ रहा है कि पेट्रोल के कारण भारत से दोस्ती करना है, भारत यानी हिंदू राष्ट्र इसलिए करना है। वहाँ की सुल्तान की पत्नी बेगम साहिबा मुरारी बापू जब आए थे वहाँ प्रवचन करने के लिए, तो रामायण को अपने सर पर रखकर वो जा रही। वो दृश्य भी आपने वीडियो में देखना चाहिए। वैसे ही आप देखेंगे कि अरबी लोग सैकड़ों की संख्या में अरबी वेशभूषा में बैठे हैं, महिलाएं सब बुर्खा में बैठे हैं, महिलाएं सब और पुरुष संस्कृत के भजन गा रहे हैं। गणेश शरणम शरणम गणेशा कौन गा रहे हैं? ये सब अरबी लोग गा रहे हैं, उनके वेशभूषा पहनकर गा रहे हैं, बाजा बजाते हुए गा रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा आपको। तो ये परिवर्तन आ रहा है। एक कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत से दोस्ती करो, भारत सुरक्षित देश है। तो वहाँ जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो 10 साल के अंदर वहाँ के लोग, अरबी लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो याजिदी धर्म के थे। याजिदी धर्म के लोग भारत जैसे मंदिर बनाते थे, भारत जैसे आरती उतारते थे, भारत जैसे तिलक लगाते थे, और ये लोग मयूर की पूजा करते थे, सर्प की पूजा करते थे और छिपकली की पूजा करते थे। तो यह भी वापस आएगा। अब मयूर के बारे में वो अधिक जानना चाहते हैं तो तमिलनाडु में मयूर सुब्रमण्यम या कार्तिकेय स्वामी है, तो उसके बारे में पूछेंगे कि इसका अर्थ बताओ, ये क्यों है, ऐसा है। तो फिर हमारे लिए बताने वाले लोग, अरबी भाषा में बताने वाले लोग चाहिए।
तो अरबी भाषा जो सीखेंगे इन लोगों को तेजी से वापस उनके पूर्वजों के धर्म में हम ला सकेंगे। ईरान के लोग वो पारसी थे और पारसी के पहले उनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म था, उसको कहते हैं मित्राइज्म। तो हम लोगों ने पारसी भाषा यानी ईरानी भाषा सीखेंगे तो वो जब पूछेंगे कि हमारे यहाँ संस्कृत कितने शब्द हैं तो हम बता सकेंगे ये देखो ये पारसी शब्द वो संस्कृत से आया है, तो वो हमारे और भी निकट के दोस्त बनेंगे। लाखों की संख्या में वो लोग वापस पारसी धर्म में 10 साल में आने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत अनुकूल वातावरण हो रहा है। और बहुत देखते देखते जैसे अबू धाबी में राम जी का मंदिर आया है तो वेटिकन बहुत सारे चर्च, अमेरिका के चर्च को बेच रहे हैं और उसे हरे राम हरे कृष्णा, उसे बैप्स वो लोग खरीद के उसको श्री कृष्ण के मंदिर, हिंदू मंदिर लोग बना रहे हैं। तो वेटिकन भी जब बिकेगा तो उसको भी हरे राम हरे कृष्णा वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा। और फिर भी यहाँ हम पूछते रहेंगे कि मथुरा में कब बनेगा, और जब वहाँ बन जाएगा तो यहाँ भी बन जाएगा। जब यूनाइटेड नेशन में योग आ गया तो देश भर में योग आ गया, तो उसको विरोध नहीं हो सकेगा। वैसे ही मक्का और मदीना वाले कहेंगे कि तुमको जो जमीन खरीदना है खरीद लो, पैसा दे दो हमको, और फिर यहाँ जो मंदिर बनाना है मंदिर बनाओ। तो काशी विश्वनाथ में मंदिर बनने के पहले ये मक्का और मदीना में भी मंदिर बन जाएगा, और उसके बाद फिर काशी को कोई रोकेगा नहीं, वहां भी धूमधाम से बन जाएगा। जावा ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप है। वहां की राजकुमारी भी 5000 साथियों को लेकर हिंदू धर्म में 2-3 साल पहले वापस आई है हिंदू धर्म में, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। तुर्की वाले लोग आजकल भारत से के खिलाफ लड़ने का कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनके ही देश में एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम है मुस्तफ़ा बुलंद एसेविट। वो 4 बार प्रधानमंत्री रहा 1974 से 2002, और उसने भगवद गीता को तुर्की भाषा में अनुवाद किया है और उसके पुस्तक लोग खरीदते हैं। पाकिस्तान में भी एक योगी है, वो भगवा वस्त्र पहनकर गांव-गांव में जाकर लोगों को योगासन सिखाता है। उसका नाम है योगी शमशाद हैदर। तो ये सब इंटरनेट पे जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि पूरे मुस्लिम जगत में बहुत बड़ी परिवर्तन आ रही है और बहुत तेजी से आने वाले दिनों में होगा। इसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए, हम लोग ये ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो आपके पास मोबाइल है, हर मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें एक है पेंटियम चिप। पेंटियम चिप के कारण लैपटॉप काम करता है, फिर मोबाइल काम करता है, कैमरा भी काम करता है। पेंटियम चिप, फादर ऑफ पेंटियम चिप विनोद धाम, उनको एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, नहीं मिला। फिर वडोदरा के विनोद धाम, पंजाब के वडोदरा के अजय भट्ट, उन्होंने यूएसबी बनाया। तो यूएसबी पोर्ट आपके मोबाइल में भी है और यूएसबी डोंगल आपके हाथ में भी है। तो ये यूएसबी बनाने वाला, यूएसबी पोर्ट के बिना कोई काम नहीं करेगा, कोई खरीदेगा भी नहीं मोबाइल को, वो बनाने वाला अजय भट्ट। वैसे आप इसमें आप क्रिकेट मैच होता है आप देखते हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, वीडियो देखते थे, वीडियो के लिए एमपेग 4 चाहिए, और एमपेग 4 बनाने वाला अरुण नेत्रावली वो मैंगलोर का है, कर्नाटक का। वैसे रूजा बरूचा ने प्रोस्थेटिक डिवाइस, यानी जो मेंटली रिटार्डेड लोग भी है, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो दिव्यांग लोग हैं, ऐसे अनेक लोगों के लिए काम में आएगा। ऐसा एक है कि आपके ब्रेन से ही आप बताएंगे कि मुझे चाय का कप चाहिए, तो हाथ खुल जाएगा, चाय के कप को उठाएगा। ऐसे उसने बनाया है। फिर हम 2G से 3G, 3G से 4G आए हैं, आगे चलकर 5G 6G आए हैं, जाएंगे। ये कैसे जाता है, इसका मतलब क्या है कि हाई स्पीड डाउनलोडिंग को कहते हैं 2G 3G 4G। तो ये हाई स्पीड डाउनलोडिंग होता कैसे है, ये फाइबर ऑप्टिक्स के कारण होता है। एंड हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किसने किया? उनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी, ये भी पंजाब के हैं। इनको भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन भारत के लोगों ने कुछ इनके लिए काम करना चाहिए, इसके ऊपर PhD करना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे मैंने कुछ नाम बताए, और भी मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। अगर आप सुपर कंप्यूटर लेते हो तो अमेरिका के पास, चाइना के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो एल्गोरिथम है बनाने वाले नरेंद्र करमरकर है। हॉटमेल जो पहले बार बना तो उसको बनाने वाला सबीर भाटिया, वो एक सिंधी भाषिक है। दुनिया का सबसे कम आयु का एथिकल हैकिंग करने वाला वो अंकित फादिया। आपने वेडनेसडे करके एक पिक्चर देखा होगा, उसमें भी एक छोटे बच्चे को देखा होगा, वो अंकित फादिया का एक रूप था। वैसे ही इंदिरा नुई है, सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के वे चलाते हैं। इंदिरा नुई अब
अमेज़न जैसे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी की डायरेक्टर बन गई है, पेप्सी से बाहर निकलकर। तो ये हम देखते हैं। वैसे भारत सरकार ने भी बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाई है। ये आप इंटरनेट पे जाकर देखिए, डिजिटल लॉकर बनाया है, माईगवर्नमेंट.com बनाया है, .in बनाया है, ई साइन डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हो वैसे भी बनाया है, स्वच्छ भारत के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। ऐसे सैकड़ों चीज़ें भारत सरकार ने बनाया है, भारतीय लोग बनाया है। तो इस नए टेक्नोलॉजी के युग में भारतीय लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो फोर्थ डायमेंशन हमारा जो हुआ है टेक्नोलॉजी, उसमें इसको कहते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना है तो मैड सिक कह सकते हैं। मैड, MAD, M का मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा है A का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, D का मतलब बिग डेटा, S का मतलब सोशल मीडिया, I का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और C का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैड सिक, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप जापान में जाओगे, कोरिया में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, जर्मनी में जाओगे, वहाँ PhD कौन कर रहा है? वहाँ टेक्नोलॉजी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन रिसर्च कर रहा है? तो बड़ी मात्रा में भारतीय लोग कर रहे हैं। गुजरात का ही एक प्रणव मिस्त्री, और जब उसको उन्होंने, कोरिया की कंपनी है सैमसंग ने लिया, पहले सैमसंग का नाम कोई जानता भी नहीं था। 20 साल के बाद जहाँ भी देखो नोकिया 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 था। जैसे उन्होंने प्रणव मिश्रा को वहाँ के R&D का चीफ बनाया, तो ये हमारा योगदान है कि आज सैमसंग दुनिया भर में छा गया है। किसी भी शहर में आप 2 किलोमीटर जाओगे तो एक सैमसंग का एडवर्टाइजमेंट दुकान देखने को मिलता है। यह ऐसे इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से चलते आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ।